दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे बिहार पीसीएस, एमपी, राजस्थान और उत्तराखंड पीसीएस के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और स्तरीय प्रश्नों का टेस्ट संख्या 39। दोस्तों आज का जो टेस्ट है इसका पहला प्रश्न देखिए, इतिहास से संबंधित है। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें आपके 4 कथन दिए गए हैं और इनके आधार पर सही कूट का चयन करना है। पहला कथन है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त भित्तिचित्र इस काल की संस्कृति को समझने में सहायक हैं। दूसरा कथन है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। तीसरा है कि कालीबंगा की खुदाई में मिले जोते हुए खेत में हल से बने आड़े तिरछे निशान प्राप्त होते हैं। और चौथा है कि मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में हल के मिट्टी के मॉडल पाए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आइए सभी कथनों का परीक्षण करते हैं। तो पहला कथन आपका दे रहा है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त भित्ति चित्र। तो आप एक चीज याद रखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी भित्ति चित्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त भित्ति चित्र, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से कोई भी भित्ति चित्र प्राप्त नहीं हुआ है। और दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, तो बिल्कुल सही है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तीसरा है कि कालीबंगा में खेत में हल से बने आड़े तिरछे निशान प्राप्त होते हैं, तो ये सही है। और दोस्तों हल के मॉडल आप देखिए कि ये कह रहा है कि हल के मॉडल मोहनजोदड़ो और बनवाली से प्राप्त हुए हैं, न कि मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से। तो आप देख सकते हैं कालीबंगा से जुते हुए ऐसे कोई मॉडल प्राप्त नहीं होते हैं और हल के मॉडल मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो और बनावली से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए और ऐसा कोई मॉडल प्राप्त नहीं होता है, तो ये 4 भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 सही हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से कोई भी भित्ति चित्र प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है और कालीबंगा से खेत में हल के बने हुए आड़े तिरछे निशान मिले हैं और हल के मॉडल मोहनजोदड़ो और बनावली से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से आप देखिए कि जूते हुए और कालीबंगा से जो कह रहे हैं कि हल के मिट्टी के मॉडल, तो ये नहीं पाए गए हैं। 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल पर अग्नि वेदिका नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है आपके कालीबंगा, लोथल, बनावली और सुरकोटदा। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है। दोस्तों देखिए सुरकोटदा से अग्नि वेदिका नहीं मिली है और कालीबंगा, लोथल और बनावली, देखिए कालीबंगा, लोथल और बनावली ये सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे स्थल हैं जहां से कई अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं और इनका संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। और सुरकोटदा से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं और यहाँ से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सुरकोटदा दोस्तों घोड़ों के अवशेष प्राप्त होने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न कि निम्नलिखित में से गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है आपके बुर्जहोम, गुफ कराल, चिरांद या फिर मेहरगढ़। तो इसमें से कहाँ से गर्तावास के साक्ष्य यानी गड्ढे के आवासों के साक्ष्य मिलते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुर्जहोम और गुफ कराल। यहाँ पर देखिए बुर्जहोम और गुफ कराल से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन बी जो है 1 और 2 सही हैं। आप जानते हैं कि उत्तरी पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में जो कश्मीरी नवपाषाणिक संस्कृति है वहाँ की विशेषता गर्तावास है और यह गड्ढों के रूप में बने हुए घर हैं। बुर्जहोम और गुफ कराल से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है
और गुफकराल से कुछ गर्तावास गेरू जो लाल रंग का होता है उससे पुते हुए मिले हैं। तो बुर्जहोम और गुफकराल से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। 1 और 2 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है दमदमा, सराय नाहर राय, बुर्जहोम या पिकलीहल। तो सही उत्तर है पिकलीहल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। पिकलीहल कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। दोस्तों कर्नाटक के पिकलीहल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे। वे मवेशी बाड़ों के मध्य मौसमी शिविर बनाकर रहते थे और बाड़ों में गोबर जमा कर देते थे और इसी गोबर में आग लगा दी जाती थी, जिससे अगले मौसम में फिर से शिविर लगाए जा सकें और इसी से राख के टीलों का निर्माण होता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, पिकलीहल जो कि कर्नाटक में है, यहाँ से राख के टीलों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पशु बाड़ा प्राप्त होता है। देखिए, सराय नाहर राय, इसके अलावा कोल्डीहवा, महगढ़ा या फिर सारू तारू। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, सही उत्तर महगढ़ा। तो महगढ़ा यूपी स्पेशल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में स्थित महगढ़ा प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है। ये नवपाषाणिक स्थल है, बेलन घाटी में स्थित है और यहाँ से एक पशु बाड़े के साक्ष्य मिलते हैं जो कि आयताकार है। और महगढ़ा में घरों का निर्माण सीधी पंक्ति में न होकर वलयाकार यानी रिंग शेप्ड में हुआ है। तो याद रखिएगा, पशु बाड़े के प्रमाण महगढ़ा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाणिक स्थलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गुफकराल जो है, ये गुफकराल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। आप देखिए, ये नवपाषाणिक स्थल है, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गुफकराल जम्मू कश्मीर से, कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में और मास्की कर्नाटक से संबंधित है। तो 4, 1, 2 और 3। देखिए 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन है। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, गुफकराल और बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में, कोल्डीहवा, चौपानी मांडो और महगढ़ा उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में है, संगनकल्लू, हल्लूर, ब्रह्मगिरी और मस्की ये कर्नाटक के प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कथन है कि मेहरगढ़ से चावल की कृषि का प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेहरगढ़ से चावल की कृषि के प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं, ये आपका सही है। और दूसरा कथन है कि कोल्डीहवा से प्राप्त हड्डियों के अवशेष दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में पशुपालन प्रचलन में था, तो ये आपका सही नहीं है। केवल एक यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल है और यद्यपि चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण आप जानते हैं कोल्डीहवा से मिले हैं, लेकिन जो नवीन शोध हुए हैं उनमें चावल का प्राचीनतम साक्ष्य हाल में लहुरा देव संत कबीर नगर के पास है, यहाँ से मिला है। इसलिए कथन 1 आपका सही नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो मेहरगढ़ से चावल की कृषि के प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होते हैं, ये आपका सही नहीं है। तो ये जो है दोस्तों, ये आप कथन 1 आपका सही नहीं है, क्योंकि मेहरगढ़ से चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नहीं बल्कि चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कोल्डीहवा से मिले हैं और नए शोध में ये लहुरा देव से मिले हैं। कथन 1 सही नहीं है। और दोस्तों कोल्डीहवा से प्राप्त हड्डियों के अवशेष दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में पशुपालन प्रचलन में था। तो आप देखिए दोस्तों, कोल्डीहवा और महगढ़ा से प्राप्त हड्डियों के अवशेष पशुपालन के साक्ष्य हैं, तो इसमें कथन 2 आपका सही है। आप देख सकते हैं कि केवल 1 जो है ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 1 आपका सही नहीं है, 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभावकारी होता है।
पीला, हरा, नीला और बैंगनी, इसमें से कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभावकारी होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो आप जान लीजिए दोस्तों, इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस, इसमें से नीला प्रकाश जो है सर्वाधिक प्रभावकारी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। लेकिन अगर जो आप देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जिसको वेवलेंथ कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लाल रंग जो है, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में होता है। लाल रंग के बाद सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीले रंग के प्रकाश में पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में, और लाल रंग इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे स्थान पर नीला रंग में जो है, लाल के बाद नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी प्रकाश संश्लेषण से है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन है कि प्रकाश संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। तो ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। तो पहला कथन आपका गलत है। और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बल्कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में जल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और इस अभिक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होता है। और दोस्तों, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, लेकिन विद्युत प्रकाश में भी ये क्रिया संभव है। इसलिए जो कथन 3 है ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही नहीं, ये रात में भी हो सकती है। तो आप जान लीजिए कि केवल 2 आपका सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। देखिए, इसमें सूची 1 में भौतिक राशियां और सूची 2 में उनकी यूनिट या इकाई दी गई है। तो आप देखिए दोस्तों, कार्य की इकाई जूल होती है, ए का चौथा हो जाएगा। शक्ति का आप जानते हैं कि वाट होता है, शक्ति का वाट। बल का न्यूटन होता है, और ताप का केल्विन। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, फिजिक्स के शुरुआती चैप्टर्स में से है जो मात्रक हम पढ़ते हैं। कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का वाट, बल का न्यूटन और ताप का केल्विन होता है। तो देखिए 4, 3, 1 और 2 देख लेते हैं ऑप्शन दोस्तों। 4, 3, 1 और 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जहाँ पर नहीं प्रश्न पूछा जाए इसको आप जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, और इसमें से जो कोई प्रश्न पूछा जाता है 4 में से 3 विकल्प आपके सही होते हैं, 1 नहीं होता है, और हम इन 3 सही में से ही कोई एक मार देते हैं हड़बड़ी में, तो वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, पहला है कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, ये आपका सही सुमेलित है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये भी सही सुमेलित है। 1 हार्स पावर 786 वाट, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 1 हार्स पावर दोस्तों ये 786 वाट नहीं बल्कि 746 वाट के बराबर होता है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो ए, बी और डी आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, और यही सही उत्तर हो जाएगा। 1 हार्स पावर 786 वाट के बराबर नहीं बल्कि 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर का होता है, ये आपका सही है। दूसरा है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, ये भी सही है। और तीसरा है कि क्यूसेक का प्रयोग जल का बहाव मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
तेल का एक बैरल 158.9873 लीटर यानी लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन यूनिट में मापी जाती है। और दोस्तों जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है, इसको क्यूसेक भी कहा जाता है। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, साइक्रोमीटर शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता, क्रोनोमीटर समय, एनीमोमीटर वायु वेग और फैदोमीटर सागर की गहराई। तो इसमें देखिए साइक्रोमीटर ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि साइक्रोमीटर से शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता नहीं बल्कि सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, साइक्रोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है, और शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन सैक्रीमीटर, याद रखिएगा इसी से मिलता जुलता नाम है सैक्रीमीटर। सैक्रीमीटर से शर्करा युक्त विलयन के सांद्रता की माप की जाती है और साइक्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। और क्रोनोमीटर से समय सही है, एनीमोमीटर से वायु की गति सही है, और फैदोमीटर से जल की गहराई यानी सागर की गहराई मापी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता सैक्रीमीटर से न कि साइक्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण कौन सा है, आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पौधों की वृद्धि को मापने में क्रेस्कोग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और आप जान लीजिए क्रेस्कोग्राफ जो है इसका प्रयोग पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, मैनोमीटर इससे गैस या द्रवों या गैसों का दाब मापा जाता है, और फोनोग्राफ से ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग और पुनरुत्पादन का कार्य किया जाता है। तो याद रखिएगा क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टीमीटर, इससे ऊंचाई मापी जाती है। एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है। फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता, और सोलेरीमीटर से सौर विकिरण मापा जाता है। तो 3, 1, 2 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 3, 1, 2 और 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अल्टीमीटर से ऊंचाई, और एनीमोमीटर से वायु का वेग, फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता और सोलेरीमीटर से सौर विकिरण मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दूध का घनत्व आप देखिए लैक्टोमीटर सही है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, ये दोस्तों वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता जो है ये आप देख सकते हैं हाइड्रोमीटर से नहीं नापी जाती है, ये सही सुमेलित नहीं है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का मापन हाइड्रो नहीं बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से मापा जाता है न कि हाइड्रोमीटर से। बादलों की ऊंचाई नेफोस्कोप से मापा जाता है, और तरल की श्यानता या गाढ़ापन ये विस्कोमीटर से मापा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता हाइड्रोमीटर से नहीं बल्कि हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है कि आप देख सकते हैं पहला है, कथन है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। तो ये बिल्कुल सही है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है कि चंद्रमा पर अत्यंत विरल वायुमंडल है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, सही है। और कारण दोस्तों ये कि चंद्रमा पर अत्यंत विरल वायुमंडल है, ये भी सही है। लेकिन जो कथन है और कारण है दोनों सही होते हुए भी कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण जिसको स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है, ये पृथ्वी पर जो स्मॉल जी का मान होता है उसका 1/6 होता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होगा। यानी अगर जो कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलो का हो तो वो चंद्रमा पर मात्र 10 kg का होगा।
तो ये क्लियर हो गया, कथन आपका सही हो। कारण कारण ये है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण वायुमंडल इतना अधिक विरल है कि सामान्यतः माना जाता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए कारण भी सही है, लेकिन ये कथन को सही व्याख्यायित नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का द्रव्यमान देखिए विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, मानव शरीर का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। इसका कारण क्या है? द्रव्यमान किसी भी वस्तु में निहित एक नियत परिमाण होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होता है, और ये प्रत्येक स्थान पर समान होता है। और आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भार के ऊपर पड़ता है, न कि द्रव्यमान के ऊपर। तो उदाहरण के लिए मानव शरीर का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है आपको बताना है। 22.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 12.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 9.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों पलायन वेग किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊपर फेंके जाने पर वह उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पिंड उस पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी यदि कोई वस्तु पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से उछाली जाए तो ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए दोस्तों, लोलक घड़ियां सर्दियों में सुस्त हो जाती हैं, तो ये आपका कथन है। कारण है, आप देखिए कि कारण है कि लोलक की कालावधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, लोलक घड़ियां सर्दियों में सुस्त हो जाती हैं, ये कथन है। कारण है कि लोलक की कालावधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लोलक घड़ियां सर्दियों में सुस्त नहीं होती बल्कि गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसलिए आपका कथन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि लोलक की कालावधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, तो ये तो सही है, कारण आपका सही है, लेकिन जो कथन कह रहा है कि लोलक घड़ियां सर्दियों में सुस्त हो जाती हैं, ये आपका गलत है। इसका कारण ये है दोस्तों कि गर्मियों में तापमान वृद्धि के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और लोलक की लंबाई जितनी ही अधिक होगी उसका आवर्तकाल उतना ज़्यादा होगा, इसलिए गर्मियों में लोलक घड़ियां अपेक्षाकृत सुस्त हो जाती हैं, सर्दियों में तीव्र हो जाती हैं। और कारण जो कह रहा है कि लोलक की कालावधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो कथन गलत है और कारण सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है, ये याद करने वाला प्रश्न है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक होता है। वस्तुतः जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए साबुन के बुलबुलों का आकार बड़ा होता है। तो याद रखिएगा, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी पानी से भरे टब की तली से उठकर कोई वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो आप जान लीजिए दोस्तों, यदि किसी पानी से भरे टब में तली से ऊपर सतह की ओर जाने पर जो है दाब में कमी आती है, और जब कोई वायु का बुलबुला तली से ऊपर उठकर आएगा तो दाब में कमी के कारण उसका आकार, यहाँ से मान लीजिए कोई सतह है, यहाँ पर छोटा है तो ऊपर आएगा तो और बड़ा, ऊपर आएगा तो और बड़ा, क्योंकि ऊपर जाने पर दाब में कमी आती है, दाब जो प्रेशर होता है उसमें कमी आती है और ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिए, जब किसी पानी से भरे टब की तली से उठकर कोई वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपरी सतह पर दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखिए, सूची 1 में कुछ संस्कृतियों के नाम दिए गए हैं और उनके कालों से आपको संबंधित करना है। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, तो ये दोस्तों पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित है।
याद रखिएगा, याद कर लीजिए। चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित है। फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति, तो याद रखिए ये मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति मध्य पूरा पाषाण काल से। और सूक्ष्म पाषाण संस्कृति या माइक्रोलिथ संस्कृति ये मध्य पाषाण काल से। और जोरवे संस्कृति ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। तो यहाँ पर देखिए 2, 1, 3 और 4, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति पूर्व पूरा पाषाण काल से, फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति मध्य पूरा पाषाण काल से, और सूक्ष्म पाषाण संस्कृति मध्य पाषाण काल से, और जोरवे संस्कृति ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर स्वयं को बंगाल का शेर या बंगाल टाइगर कहता था? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वेलेजली, मैकफर्सन या जॉनशोर। तो सही उत्तर है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी। दोस्तों लॉर्ड वेलेजली 1798 में गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था और इसने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी और वह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। तो याद रखिएगा वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में भारत का सबसे पहले दुग्ध व्यवसाय से संबंधित सहकारी समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन है आपके प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और अमरोहा। तो सही उत्तर है प्रयागराज। देखिए दोस्तों प्रयागराज में सबसे पहले सन 1907 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति के रूप में दुग्ध व्यवसाय से संबंधित प्रथम सहकारी समिति का गठन हुआ था। और आप जान लीजिए कि 1937 यानी 1937 में देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई थी। लेकिन 1907 में प्रदेश के जो है भारत के पहले दुग्ध व्यवसाय से संबंधित सहकारी समिति का गठन कटरा दुग्ध समिति के नाम से इलाहाबाद में प्रयागराज में हुआ था। अगला प्रश्न और आज का जो टेस्ट है इसका आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देखिए पहला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, ये आपका सही है। सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ये आपका सही नहीं है। क्यों? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हैंडलूम इंडस्ट्री या हथकरघा उद्योग है और उत्तर प्रदेश का सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में देश का पहला नहीं बल्कि कौन सा तीसरा स्थान है। तो याद रखिएगा ये सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, पहला नहीं। तो कथन 2 गलत हो जाएगा, केवल 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमने इसकी व्याख्या भी की ताकि आपको वो प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएं। इसके अलावा उस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे भी आप संज्ञानित हो जाएं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।